चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस जीनियस एकेडमी की एप्लीकेशन पर। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। जल्दी से बताइए, क्या मेरी आवाज आप सभी तक प्रॉपर पहुंच पा रही है? जल्दी बताओ। फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। संविदा शिक्षक वर्ग 2 चयन परीक्षा का हमारा सिलेबस चल रहा है, जिसमें हम गति वाले चैप्टर का आज थ्योरिकल पार्ट पूरा कंप्लीट कर लेंगे और कल उसके सारे के सारे अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से बताइए, आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। बिल्कुल सभी को आवाज क्लियर आ रही है? बोर्ड पर चलते हैं अपने, और मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो हमारा चैप्टर चल रहा है गति। गति बोले तो मोशन। इसमें हमने बहुत सारी चीजों को देखा है, छोटी छोटी सी चीजों को। तो जल्दी से बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड किसका एसआई यूनिट है? किसका एसआई यूनिट है? जल्दी से बताओ, जितने लोग देख रहे हैं। विजय, सतीश, पूजा, शशि, जल्दी से सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, सारे के सारे 9000 लोग, जल्दी बताइए ये इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है। अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ गया तो आप क्या लगाओगे? किलोग्राम मीटर पर सेकंड किसका एसआई यूनिट है? देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। जल्दी कीजिए, समय आपके हाथ से निकलते जा रहा है। फिर मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। ओके, सतीश चौहान जी का सबसे पहले आंसर आ गया। संवेग का है सर। संवेग बोले तो पी। मोमेंटम का होता है सर m इंटू वी। तो आप सभी को पता है द्रव्यमान को किस में मापते हैं? किलोग्राम में। और वेग को किस में मापते हैं? मीटर पर सेकंड में मापते हैं। तो ये अब आप आराम से सभी लोग बता दोगे। चलिए, सभी ने बिल्कुल सही आंसर दे दिया है। अब मुझे एक चीज और बताइए, अगर आपसे पूछा जाए ए बी सी डी, देखते हैं कितने लोगों ने रिवीजन किया था, कितने लोग बता पाओगे। तो वी ई बराबर बी ओ, वी ओ बराबर भी ई, वी ओ बराबर भी ई, और नन ऑफ दीज। बताइए कौन सा सही आंसर है? ए बी सी डी में से कौन सा सही है? बताओ जल्दी से। ए बी सी डी में से कौन सा सही है? अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर देखा है तो आप सभी लोग तुरंत बता पाओगे, क्योंकि हमने गति का ऑलरेडी इससे पहले 2 लेक्चरों में कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा ये तीसरा लेक्चर चल रहा है। ए आंसर आ रहा है सभी के भैया। एस के वेलोसिटी, पलायन वेग हमेशा ज्यादा होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। मतलब कक्षीय वेग से हमेशा पलायन वेग ज्यादा होता है। तो पलायन वेग का मान पृथ्वी का कितना है? जल्दी बताओ, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? ये हमने पढ़ रखा है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है। देखते हैं कितने लोग बता पाओगे। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाए तुरंत आंसर आना चाहिए। चलो, बहुत बढ़िया। कितना जाएगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो याद रखना 11.2 सबके आंसर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, इतना हमने देख लिया था। अब वास्तव में गति, आज गति का, मोशन का हमारा कौन सा है? तीसरा लेक्चर है। ध्यान से सुनो, ये हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संविदा शिक्षक के साथ साथ जितने भी स्टूडेंट इसको देखेंगे उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम गति में इससे पहले क्या बात कर चुके थे? न्यूटन के नियम की। तो न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए हैं? तो आप बोलोगे सर गति के 3 नियम होते हैं। गति के 3 नियम होते हैं। तो तीनों नियम में हमने बात करी थी। ये नियम किसने दिए हैं? सर आइजैक न्यूटन ने दिए हैं। तो पहला नियम जड़त्व का नियम होता है। पहला नियम किसका नियम होता है? जड़त्व का नियम होता है। ये क्या बताने का काम करता है? जल्दी बताइए सभी लोग, जड़त्व का नियम क्या बताता है? दूसरा नियम होता है संवेग का नियम। ये क्या बताता है? संवेग का नियम। जड़त्व का नियम ये दूसरा आ जाएगा, संवेग का नियम। और तीसरा आ जाएगा आपका क्रिया की प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया की
प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया की प्रतिक्रिया का नियम आ जाएगा। ठीक है, तो हमने देख लिया, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला वाला जो नियम है जड़त्व का नियम, तो ये जड़त्व का नियम क्या बताता है कि भाई बल की परिभाषा को डिफाइन करता है। इसे गैलीलियो ने पहले बताया था, इसीलिए इसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। संवेग का नियम आज हम बात करने वाले हैं न्यूटन के सेकंड लॉ की, क्योंकि फर्स्ट लॉ पर हमने अच्छे से बात कर ली थी कि जड़त्व का नियम दो प्रकार का है। जड़त्व, एक विराम का जड़त्व होता है और एक गति का जड़त्व होता है। मतलब हर एक वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, ये हम देख चुके हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखने वाले हैं, क्योंकि कल हमारा न्यूमेरिकल सेशन चलेगा और जितने भी टाइम तक चलेगा कल हम पूरा न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज आपको पूरा फोकस करना है न्यूटन के सेकंड लॉ पर। तो चलिए, और जो लोग अभी नहीं देख पाते हैं लाइव, उनके लिए रिकॉर्डेड मिल जाता है, आप उसका टेंशन बिल्कुल मत लो। आज पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी आपके ग्रुप पर, तो पीडीएफ भी आपको मिल गई होगी। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, गति का सेकंड नियम, न्यूटन का सेकंड लॉ देखने वाले हैं, गति का दूसरा नियम या द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम, द्वितीय नियम न्यूटन का सेकंड लॉ। अब भैया न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बताता है, तो आप बोलोगे सर गति का दूसरा नियम बताता है या न्यूटन का सेकंड लॉ बताता है कि बल कितना लग रहा है, बल की मात्रा बताने का काम करता है। ये बल का परिमाण बताता है, कितना बल कार्य कर रहा है, कितना बल लग रहा है, कितना बल लग रहा है, कितना बल लग रहा है। ये कैसे पता चलेगा, तो अभी हम देखेंगे सारी की सारी चीजों को न्यूटन के सेकंड नियम के अनुसार। अब न्यूटन के सेकंड लॉ का नाम क्या जाएगा, संवेग का नियम। न्यूटन का सेकंड लॉ का नाम क्या जाएगा, तो आप बोलोगे सर इसको बोलते हैं संवेग का नियम, संवेग का नियम। अब आखिर ये संवेग क्या होता है, तो इससे पहले हम इसको बहुत बार देख चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं संवेग का नियम। इससे पहले हम संवेग क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, इसको हम बहुत बार देख चुके हैं, लेकिन फिर भी बता रहा हूं मैं। संवेग क्या होगा, तो आप बोलोगे संवेग को सर P से दर्शाया जाता है m × v। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। अब यहां पर इससे कैसे पता चलेगा सर बल का, पूरा फोकस करना सभी लोग। अगर आप दूसरे कामों में लगे हो तो उस काम को छोड़ दीजिए, क्योंकि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएससी मेंस में तक डाल दिया है ऐसे, तो इसलिए फोकस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संवेग, संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, मतलब संवेग का सीधा संबंध होता है द्रव्यमान और वेग से। अगर द्रव्यमान ज्यादा होगा, अब आप खुद बताना, अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, द्रव्यमान ज्यादा होगा अगर आप रोड पर चल रहे हो, सीधी बात है, अगर आप रोड पर चल रहे हो और चलते चलते आप फोन पे बात कर रहे हो, एक लड़का आया, ध्यान से सुनो, एक लड़का आया 1 साल का, पूरी स्पीड से अपनी साइकिल से आ रहा है, उसने आपको टक्कर मार दी, अब आपका क्या होगा बताओ। 1 साल का लड़का पूरी स्पीड से आ रहा है और उसने आपको टक्कर मार दी, आप फोन पर बात करते हुए जा रहे हो, तो अब क्या होगा बताइए जल्दी से, क्या होगा आपका। हाँ, अभी थर्ड नियम पर आएंगे, पहले ये बताओ मुझे, मैं जो पूछ रहा हूं, क्योंकि सेकंड नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल समानुपाती होता है किसका, संवेग का। अगर मान लो द्रव्यमान ज्यादा होगा तो संवेग भी ज्यादा होगा। तो अगर कोई बच्चा आप में ठोक दे आके, तो कुछ नहीं होगा, आप बोलोगे बेटा आराम से चला, 1 साल का है, अपनी वो 3 पहिए की गाड़ी से आ रहा है धीरे धीरे, तो आप बोलोगे बेटा अच्छे से चलाओ, लग ना जाए आपको। तो क्योंकि उसकी गाड़ी का द्रव्यमान कम था, तो आप में उसने टक्कर मारी तो चोट कम लगी। लेकिन अब आप फोन पे बात करते हुए जा रहे हो, अरे बस मैं आ ही रहा हूँ, 2 मिनट, इतनी जल्दी भी क्या है, और उधर से एक रोलर कोस्टर आ रहा है, बड़ा सा, वो रोड को चलता है ना, रोलर कोस्टर आ रहा है, आप बोल रहे हो अरे आ ही तो रहा हूँ, 2 मिनट लग रहे हैं, और रोलर कोस्टर ने आके टक्कर मार दी। फोन आपका कहीं फेंकेगा, आप कहीं और फेंकोगे, तो यहां पर चोट लगने की ज्यादा चांस है। क्यों, द्रव्यमान ज्यादा है। तो द्रव्यमान ज्यादा होगा तो संवेग भी ज्यादा होगा, लेकिन जहां पर द्रव्यमान ज्यादा होगा वहां वेग कम हो जाएगा। ध्यान से सुनना, जहां द्रव्यमान ज्यादा हो जाएगा वहां वेग कम। अगर मान लो कोई 4 व्हीलर रुकी हुई है, उसका वजन 50 किलोग्राम है, अब आप उसमें जब धक्का मारोगे तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। जैसे ही वो तेजी से आगे बढ़ने लगेगी, उसका वेग बढ़ जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम धक्का भी मार रहे हैं, आप पीछे दौड़ते रह जाओगे। तो आप 2 चीज ध्यान से सुनना, द्रव्यमान बढ़ेगा तो संवेग भी बढ़ेगा, और वेग बढ़ेगा तो भी संवेग बढ़ेगा। इतना आप सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। और
द्रव्यमान और वेग दोनों के दोनों समानुपाती होते हैं किसके? संवेग के। अगर मान लो आपसे पूछा जाए दो चीज, आपसे एक चीज और पूछ रहा हूं मैं, देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाओगे। फिर मैं इसके वास्तव में परिभाषा पे आने वाला हूं, अभी बस थोड़ा सा एक चीज और पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे द्रव्यमान और भार में अंतर। अगर मेरे पास एक ये डस्टर है और एक छोटा सा यहाँ पे ये पेन ड्राइव है, चलो एक ये मेरे पास रिमोट है और एक पेन ड्राइव है। अब बताओ मैं आपको रिमोट से मारूंगा और पेन ड्राइव से मारूंगा तो आप किससे ज्यादा चोट लगेगी आपको? जल्दी से बताओ। अगर मैं आपको इस रिमोट से मार रहा हूं और एक इस पेन ड्राइव से मार रहा हूं तो आप बताओ आपको चोट किससे ज्यादा लगेगी? तो आप लोग सभी लोग स्वाभाविक रूप से बोलोगे सर इससे ज्यादा चोट लग जाएगी हमें रिमोट से। क्यों ज्यादा चोट लगेगी? रिमोट का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, काय की तुलना में? पेन ड्राइव की तुलना में। अब मैं यही क्या कर रहा हूं, इस पेन ड्राइव को मैं एक बंदूक की गोली का आकार दे देता हूं और इसको डाल देता हूं बंदूक में। और अब आपसे पूछूं कि बताओ AK-47 है मेरे पास, गोली है इतनी सी पेन ड्राइव बराबर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं आपको इस पेन ड्राइव से मारूं या फिर इस रिमोट से, किससे ज्यादा चोट लगेगी? तो आप बोलोगे सर बंदूक की गोली से ज्यादा चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि बंदूक की गोली अब स्पीड में जाएगी तो वेग बढ़ जाएगा। ध्यान से सुनना, वेग बढ़ेगा तो भी संवेग ज्यादा होगा और चोट ज्यादा पहुंच पाएगी आप लोगों को। अब न्यूटन ने इसी का फायदा उठाकर संवेग का एक नियम बता दिया, जिसके कारण हमें पता चल जाता है किसका, कि भैया बल कितना लग रहा है। अब न्यूटन ने क्या बोला है, ध्यान से सुनना। आप देखते हैं, पूरा फोकस करना, इतना क्लियर हो गया? पेन ड्राइव ठीक है, बंदूक से ज्यादा चोट लग जाएगी क्योंकि अब देख रहे हो वेग ज्यादा है, वेग बढ़ता है तो भी चोट ज्यादा लगेगी, द्रव्यमान ज्यादा होगा तो भी चोट ज्यादा लगेगी। और द्रव्यमान जैसी रॉकेट जैसी ऊपर तेजी से जाता है तो हल्का फील करने लगता है, वो वेग बढ़ जाता है उसका। अब सुनना, अब नियम क्या दिया है। संवेग तो आप समझ गए, संवेग क्या होता है? द्रव्यमान। अब इसी को अपन ने देख लिया था, द्रव्यमान को किस में मापते हैं? किलोग्राम, और वेग को मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसकी क्या हो जाएगी? इकाई हो जाएगी। अब क्या बोल दिया, अब समझना। दूसरे नियम में बोला क्या है सर आइजैक न्यूटन ने? दूसरा नियम क्या बताता है? तो इन्होंने बोला कि संवेग में परिवर्तन की दर, क्या बोला? ध्यान से सुनना, संवेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर। अब हमें पता कैसे लगेगा संवेग में परिवर्तन की दर? ध्यान से सुनना, संवेग क्या हो जाएगा? m × v हो जाएगा। अब संवेग में परिवर्तन कर रहे हैं कि पहले ये संवेग था अब ये संवेग हो गया है और उसमें कुछ ना कुछ समय लग रहा है। तो संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। ये न्यूटन का सेकंड नियम है। अब सर ये बता क्या रहा है? हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो अब समझना, ये देखो क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो इसको अपन यहां पर रख देते हैं। ठीक है, इसमें आपको आराम से दिख जाएगा यहां पर संवेग में परिवर्तन की दर। अब देखो संवेग में परिवर्तन की दर, तो संवेग क्या होगा? तो अब आप आराम से बता दोगे संवेग में परिवर्तन की दर। तो संवेग क्या होता है? मान लो आपने यहां पर बल कितना लग रहा है, अब हमें पता कैसे चलेगा? तो बल का पता लगाने के लिए मान लो पहले संवेग m1 था और v1 था, अब संवेग कितना हो गया है? m2 और v2 हो गया है। और इसमें कुछ ना कुछ दर लग रही है, मतलब कुछ ना कुछ इसको बदलने में समय लग रहा है, कुछ ना कुछ क्या लग रहा है? समय लग रहा है। समझना, थोड़ा सा ये दूसरा नियम बिल्कुल इजी है लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा क्या है। अब देखो, द्रव्यमान कभी भी किसी भी स्थान पर बदलता नहीं है। द्रव्यमान कभी, एक गाड़ी है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है और चलते चलते वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर पहुंचती है, तो उसका वेग बढ़ रहा है। द्रव्यमान तो गाड़ी का उतना ही है, गाड़ी 50 किलोग्राम की है, 100 किलोग्राम की है, तो वो उतनी रहेगी। तो द्रव्यमान को हम कॉमन ले लेते हैं, यहां पर हम क्या ले लेंगे? m को कॉमन ले लेंगे। बदल क्या रहा है? v1 और v2, तो v2 में से v1 माइनस करेंगे
और ये अगर आप देखोगे तो ये क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण। v2 माइनस v1 और समय है, तो इसी को हम क्या बोल देंगे, वेग में परिवर्तन की दर। और वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण। और त्वरण को किससे दर्शाते हैं, a से दर्शाते हैं। इसीलिए न्यूटन का सेकंड नियम निकल कर आता है F बराबर ma। क्या निकल कर आता है, F बराबर ma। इसी को हम बोल देते हैं फादर बराबर मदर। लेकिन निकलता कैसे, ये आपको मैंने बता दिया। द्रव्यमान सेम रहता है, बदलता क्या है, वेग। और वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण बोलते हैं। अब सर इससे ये बताइए बल का पता कैसे लगेगा। तो आपने देखा होगा यहां पर ये समय है, अगर समय अधिक होगा, सुनना मेरी बात, अगर समय अधिक मिल जाए आपको तो बल कम लगेगा, और अगर समय कम होगा तो बल ज्यादा लगेगा। तो न्यूटन ने क्या बोला, संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। मतलब अब देखो, अगर कोई खिलाड़ी, क्रिकेट का खिलाड़ी बॉल को कैच करता है, तो कैच करते समय बॉल जो आ रही है, संवेग में लगातार परिवर्तन हो रहा है। बॉल एक किसी ना किसी वेग से आ रही है, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, अब वो आ रही है, तो आप क्या करोगे, बॉल को पकड़ने के साथ साथ उसकी दिशा में संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है, संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है, तो संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। अगर आप पुराने खिलाड़ियों को देखोगे तो वो बॉल को हमेशा ऐसे पकड़ते हैं। क्यों ऐसे पकड़ते हैं, क्योंकि जितनी दूरी पर उसको पकड़ के लाएंगे, जितनी दूरी करेंगे उतना समय ज्यादा होगा, और समय ज्यादा होगा तो बल कम लगेगा। ये न्यूटन का सेकंड नियम बताता है। और बल हमेशा उसी दिशा में लगेगा जिस दिशा में क्या हो रहा है, संवेग में परिवर्तन हो रहा है। आपने देखा होगा, चलो एक और एग्जांपल बता रहा हूं। तो पेपर में क्वेश्चन आया कि खिलाड़ी क्रिकेट की बॉल को कैच करता है, तो कैच करते समय अपने हाथों को पीछे ले जाता है। ये न्यूटन का कौन सा नियम है, सेकंड नियम है। इससे उसको चोट कम लगती है। अगर मान लो ऐसे सीधे पकड़ ले वो सीधे, तो एकदम से क्या होगा, बॉल हाथ में आएगी और एकदम से क्या होगा, समय शून्य हो जाएगा। समय शून्य हो जाएगा, समय कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा। या एकदम से आएगी, वेग क्या हो जाएगा, वेग जीरो हो जाएगा, बिल्कुल बॉल रुकेगी लेकिन द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो हाथ में इतनी जोर से चोट लगेगी कि बॉल अलग फेंक जाएगी और हाथ में चोट लग जाएगी। इसीलिए धीरे धीरे से हम क्या करते हैं, वेग को कम करते हैं, समय को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण द्रव्यमान का हमें आभास नहीं होता है। आपने देखा होगा लंबी कूद कूदते हैं, आपने देखा होगा जब भी फिजिकल वगैरह होती है तो लंबी कूद कूदवाते हैं। तो लंबी कूद कूदते समय क्या होता है, दूसरी तरफ रेत बिछा देते हैं। बिछाते हैं कि नहीं बिछाते। जब कोई व्यक्ति दौड़ते हुए जाता है, दौड़ रहा है, तो क्या हो रहा है, संवेग हो रहा है, संवेग में परिवर्तन। अब वो दौड़ेगा, अगर एकदम से वो रुक गया तो क्या होगा, जाके मान लो पत्थर है तो उसका हाथ पैर टूट जाएगा। क्यों, वेग एकदम से जीरो होगा, और वेग जीरो होगा तो क्या बढ़ जाएगा, द्रव्यमान। क्योंकि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल ही तो संवेग है। अब जब ये कुछ नहीं होगा तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। तो एकदम से क्या होता है, दूसरी तरफ रेत बिछा देते हैं ताकि थोड़ा सा व्यक्ति घसीट जाए। घसीटता है तो समय ज्यादा लगता है, और समय ज्यादा लगता है जिसके कारण बल कम हो जाता है। आपने देखा होगा चलती हुई ट्रेन को एकदम से नहीं रोकते हैं, धीरे धीरे रोका जाता है। क्यों, क्योंकि उसके पीछे इतने सारे डिब्बे लगे हैं, उनका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है और एक वेग से चल रही है। अगर एकदम से रोकेंगे तो वेग कम हो जाएगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा, डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे। इसीलिए चलती हुई ट्रेन को धीमे धीमे रोका जाता है। या आपने देखा होगा ऊंची कूद जब कोई कूदता है, जिम्नास्टिक में आपने देखा होगा ऊंची कूद कूदता है, या कुश्ती लड़ते हैं लोग, WWE देखा होगा, तो जब ऊपर से नीचे की ओर उसको पटका जाता है तो नीचे फोम लगा दिया जाता है, रबड़ लगा दिया जाता है, स्प्रिंग, ताकि जब वो नीचे गिरे तो हल्का सा अंदर की ओर धंस जाए, उसको समय मिले। अगर समय नहीं मिलेगा तो द्रव्यमान इतना ज़्यादा हो जाएगा कि हड्डियाँ टूट जाएंगी, तो हल्का सा वो अंदर धंस जाता है, जिसके कारण समय बढ़ जाता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा कहने का यही मतलब है कि अगर समय अधिक होगा तो बल कम लगेगा। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, समय अधिक होगा तो क्या हो जाएगा, बल कम लगेगा। ये याद रखना है आपको अभी, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस निकल के आएंगे, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बहुत फायदा मिलेगा। यहां से समय अधिक होगा, समय अधिक होगा
तो बल कम लगेगा, और अगर समय कम होगा तो उल्टा कर दो, समय कम होगा तो बल अधिक लगेगा, बल क्या होगा, अधिक लगेगा। तो इतना आप सभी को ये सेकंड नियम में याद रखना है, कैसे F बराबर ma आ रहा है और कैसे क्या क्या हो रहा है। क्या आपको इतना समझ में आया? अब न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बताता है? संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, और अगर लगाए गए बल उसी दिशा में जितना दूरी तक लेकर जाएंगे उतना क्या होगा, बल का मान कम होगा। अगर एकदम से रोकेंगे तो वेग शून्य हो जाएगा और द्रव्यमान बढ़ जाएगा, जिसके कारण चोट लग सकती है। इसी से बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं, ध्यान देना। तो न्यूटन का सेकंड लॉ F बराबर ma, ये आपको याद रखना है। पेपर में अगर आपसे पूछा जाए बल निकालिए, तो बल आप बोल सकते हैं संवेग में परिवर्तन की दर को हम बल बोलते हैं, और साथ ही बल का फॉर्मूला क्या होगा, m × a। तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल से भी हम क्या निकाल सकते हैं, बल निकाल सकते हैं। तो F बराबर ma। आगे क्वेश्चन आंसर आएंगे इनके। क्या इतना क्लियर हुआ? मैं आगे बढ़ने वाला हूं, क्योंकि यहां से पेपर में क्वेश्चन आते हैं बल का पता लगाइए, तो आप F बराबर ma फॉर्मूला याद रखेंगे। ये न्यूटन के सेकंड नियम का फॉर्मूला होता है। कोई भी व्यक्ति दौड़ते हुए अचानक से नहीं रुकता, वो धीरे धीरे रुकता है। अगर मान लो दौड़ रहा है, कोई दिख गया, अंकल एकदम से रुका तो फिक जाएगा, वो एकदम से रुका तो फिक जाएगा, वो धीरे धीरे रुकता है ताकि क्या हो, समय अधिक लग पाए। इतना क्लियर हुआ क्या? जल्दी बताओ, इतना क्लियर हुआ क्या? F बराबर ma कैसे आया, क्या आपको क्लियर हुआ? जल्दी बताइए जितने लोग देख रहे हैं, क्योंकि अभी मैं न्यूमेरिकल जब इसके बताऊंगा तब ये बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। ठीक है, तो आपसे यही पूछा जाएगा कि संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। ये न्यूटन का कौन सा नियम है? सेकंड नियम है। F बराबर ma न्यूटन का सेकंड नियम है। ये क्या बताता है? तो बल का कितना बल लग रहा है, बल का परिमाण या मात्रा बताता है, और साथ ही साथ समय अधिक होगा तो बल कम लगेगा, और समय कम होगा तो बल अधिक लगेगा। ठीक है, यस यस यस। अब हम आगे बढ़ने वाले न्यूटन का तीसरा नियम देखते हैं। पहला जड़त्व का नियम कि भैया हर एक वस्तु अपनी स्थिति का विरोध करती है। दूसरा आपका बता देगा कि कितना बल लग रहा है। अब तीसरा क्या बताएगा? तो तीसरा नियम बताएगा क्रिया की प्रतिक्रिया। ठीक है, हाँ, m1 m2 में भी बदल जाता है क्या? नहीं, देखो ये नॉर्मली हमने बताने के लिए बताया है। ये तो m1 और m2 इसलिए दिखाया है कि आपको पहचान हो जाए कि भैया ये दूसरा वाला है, ये पहला वाला है, बदलता नहीं है। ये तो सेम ही रहेगा, द्रव्यमान कभी भी किसी भी स्थान पर बदलता नहीं है। ध्यान देना, आगे मैं द्रव्यमान और भार में अंतर बताऊंगा। भार बदलता है, भार m × g होता है, द्रव्यमान m अकेला होता है, ये कभी भी बदलता नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब आपसे पूछा जाएगा न्यूटन का तीसरा नियम, मतलब गति का तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम, तो तीसरा नियम क्या है, जल्दी बताओ? गति का तीसरा नियम, तो अब आप बोलोगे सर गति का तीसरा नियम क्या बताता है? क्रिया की प्रतिक्रिया। नाम क्या है सबसे पहले नियम का? क्रिया की प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन का रिएक्शन। ध्यान से सुनना, क्रिया की प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया की प्रतिक्रिया का नियम, प्रतिक्रिया का नियम होता है। ठीक है, ये क्या बताने का काम करता है? दूसरा नियम ये दिशा बताने का काम करता है। ये नियम क्या करेगा? दिशा बताएगा, वस्तु की दिशा बताने का काम करता है, वस्तु की दिशा बताने का काम करता है, दिशा बताने का कार्य करता है, कार्य करता है। ठीक है, क्रिया की प्रतिक्रिया का नियम क्या करता है? दिशा बताएगा। और ध्यान से सुनना, क्रिया की प्रतिक्रिया एक ही वस्तु पर होती है या अलग अलग वस्तुओं पर होती है? जल्दी से बताओ सब लोग, क्रिया की प्रतिक्रिया एक ही वस्तु पर होती है या अलग अलग वस्तुओं पर होगी? तो आप बोलोगे सर क्रिया की प्रतिक्रिया दो अलग अलग वस्तुओं पर होती है। मान लो मेरे पास कोई बॉल है, मेरे पास कोई बॉल है, अब मैं क्या करूंगा, इसे दीवार में फेंक कर मारूंगा, तो ये दीवार पर जो बल लगाएगी उसे क्रिया बल बोलेंगे। जब एक वस्तु, अब दोनों को सुनना ध्यान से,
अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, मान लो ये एक दीवार है, ये क्या है, एक दीवार है, और मैंने इस पर क्या मारी, बॉल को मारा। ये मैंने इस पर क्या किया, ये बॉल को इस पर दीवार पर मारा, ये इस पर लगी और लगकर क्या आ गई, ये देखो पहले दीवार पर लग गई। यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, इसने क्या करा, बॉल को दीवार पर मारा। ठीक है, ये लड़का खड़ा हुआ है, इसने बॉल को क्या करा, दीवार पर मारा। ठीक है, अब इसने दीवार पर मारा तो एक वस्तु ये हो गई और दूसरी वस्तु दीवार हो गई। तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो इसे क्रिया बल बोला जाता है। क्या बोलते हैं, क्रिया बल। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो इसे क्रिया बल बोला जाता है। अब जो दीवार है वो भी तो इस पर बल लगाएगी, तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर बल लगाती है तो इसे क्या बोला जाता है, प्रतिक्रिया बल। ये इस पर बल लगाएगी तो इसे क्या बोलेंगे, प्रतिक्रिया बल। प्रतिक्रिया बल बोला जाता है। तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो इसे क्रिया बल बोलेंगे, दूसरी वस्तु जब पहली वस्तु पर बल लगाएगी तो इसे प्रतिक्रिया बल कहा जाता है। और याद रखना, क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल दोनों हमेशा बराबर होते हैं, दोनों हमेशा बराबर होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। आप देख लेना, आप घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। यहाँ पर अभी धागा नहीं है मेरे पास, आप एक छोटा सा पतला सा धागा लेना और कोई सा किसी भी चीज को उससे बांध देना और उस धागे से हल्का सा कोई भी चीज को उठाना। बिल्कुल धीमे से उठाओगे तो वो चीज उठ जाएगी, क्योंकि आप धीरे से बल लगा रहे हो तो वो वस्तु भी नीचे की ओर बल लगा रही है, तो क्रिया की प्रतिक्रिया बल हो रहा है। लेकिन अगर आप उसको तेजी से खींचना, तेजी से खींचोगे तो वस्तु उठेगी नहीं, धागा टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने ज्यादा बल लगाया तो वस्तु ने भी ज्यादा बल लगाया। अगर ये पेन मेरे हाथ पे रखा है तो ये पेन मेरे हाथ पे बल लगा रहा है और पेन भी हाथ पर बल लगा रहा है। तो हमेशा एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है और दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर विपरीत दिशा में बल लगाती है। इसी को क्रिया की प्रतिक्रिया का बल कहा जाता है। इतना क्लियर हुआ? दो चीजें यहां से पूछी जाती हैं अलग अलग वस्तु पर। जब एक पर बल लगता है तो क्रिया, और जब दूसरी वस्तु पहली पर बल लगाएगी तो उसे प्रतिक्रिया बल बोलेंगे। बिल्कुल बेबी, अब ध्यान से सुनना। इतना क्लियर हुआ? यहाँ सीधा क्वेश्चन आएगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा। इससे पहले भी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, देखते हैं कितने लोग बता पाओगे। मान लो एक व्यक्ति है या एक वस्तु है, चलो एक व्यक्ति ले लेते हैं यहाँ पर। ये लो, अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखो पेपर में कैसा क्वेश्चन आ सकता है। यहां पर एक व्यक्ति है जिसका वजन कितना है, इसका वजन है 100 किलोग्राम। एक व्यक्ति है जिसका नाम है रामू, रामू का वजन कितना है 100 किलोग्राम। और यहां पर एक और व्यक्ति है जिसका नाम है श्यामू। क्या नाम है? श्यामू। और श्यामू का वजन कितना है 50 किलोग्राम है। तो रामू ने श्यामू में धक्का मारा, रामू ने क्या किया, श्यामू में धक्का मारा। और यहां पर धक्का मारते समय इसने कितना बल यूज किया, 50 न्यूटन का बल लगाया। याद रखना, रामू कितने किलोग्राम का है, 100 किलोग्राम का है रामू, और श्यामू कितने किलोग्राम का है, 50 किलोग्राम का है। तो रामू ने श्यामू पर बल लगाया 50 किलोग्राम का। तो बताइए श्यामू रामू पर कितने किलोग्राम का बल लगाएगा? ये क्वेश्चन था। रामू ने श्यामू पर 50 न्यूटन का बल लगाया, रामू बलशाली था। श्यामू ने रामू पर कितने न्यूटन का बल लगाया? देखते हैं, बताइए जल्दी से। ये इसके वजन का आधा है, तो बताइए कितना बल लगाएगा। श्यामू ने रामू पर कितना? बहुत बढ़िया, राम गोपाल जी का, पूजा जी का सबसे पहले आंसर आ गया। ये होता है, तुरंत आंसर आने लगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आया। अरे भाई, क्रिया और प्रतिक्रिया बल इससे मतलब नहीं रखेंगे, कोई मैटर नहीं करेगा कि कितनी वजनदार चीज आपके हाथ में, धागा कितना कमजोर है, उससे कोई मतलब नहीं है। न्यूटन की क्रिया का प्रतिक्रिया बल हमेशा समान होता है, तो यहाँ भी 50 न्यूटन का ही बल लगेगा। इतना क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ने वाले हैं। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, 50 न्यूटन, 50 न्यूटन। तो ऐसे वो कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आप तुरंत बता दोगे कि भैया क्रिया की प्रतिक्रिया बल हमेशा समान होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल आपने देखे होंगे। एग्जाम्पल, रॉकेट आपने देखा होगा। रॉकेट जब ऊपर की ओर जाता है, इस प्रकार से आपने देखा होगा, जब रॉकेट ऊपर की ओर जाता है
तो उसके पीछे क्या होता है, विभिन्न प्रकार की बहुत सारी धुआं निकलता है, गैसें निकलती हैं। तो ये गैसें जितनी ज़्यादा निकलेंगी उतना ज़्यादा रॉकेट को थ्रस्ट मिलेगा। तो नीचे गैसें निकलती हैं और ऊपर की ओर क्या होता है, रॉकेट जाता है। तो नीचे क्रिया होती है, ऊपर प्रतिक्रिया होती है। तो रॉकेट का ऊपर की ओर जाना न्यूटन के कौन से नियम का उदाहरण है? तो आप बोलोगे तीसरे नियम का उदाहरण है। या आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति नाव से उतरता है, नाव से उतरते समय जब कोई व्यक्ति नाव से उतरता है पानी में, तो नाव पीछे की ओर जाती है, व्यक्ति आगे की ओर जाता है। तो नाव से उतरते समय नाव पीछे की ओर जाती है, व्यक्ति आगे की ओर जाता है। क्रिया की प्रतिक्रिया का नियम है, थर्ड लॉ है। आपने नॉर्मली देखा होगा रोड पे अगर तुम किसी को गाली दे दो, भैया देख के गाड़ी नहीं चला पाते, वो बोलेगा गाली और दे देगा, और ज़्यादा बाहुबली हुआ तो 2 चांटे और मार देगा। ध्यान देना। तो ये क्रिया की प्रतिक्रिया। अगर आप किसी से प्यार से बात करोगे वो आपसे प्यार से बात करेगा, और अगर आप चिल्लाओगे तो वो आप पर चिल्लाएगा। तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है हमेशा हर जगह पर। आप देखना बंदूक से जब गोली चलाता है कोई व्यक्ति, आपने कई सारी घटनाएं सुनी होंगी न्यूज़पेपर में कि भैया फूफा जी को एकदम जोश आया और फूफा जी ने बंदूक ली, और बंदूक दूल्हा जैसी बारात लेके जाने वाला था, तो फूफा जी ने बंदूक ली और एक हाथ से बंदूक चला डाली। एक हाथ से जैसी फूफा जी ने बंदूक चलाई और दूल्हा सीधे हॉस्पिटल। क्यों? दूल्हा घोड़ी पर जैसी चढ़ने वाला था, फूफा जी ने बंदूक एक हाथ से चलाई। उन्हें पता नहीं है प्रतिघाती वेग भी होता है कि बंदूक से जब गोली निकलेगी तो पीछे की ओर झटका लगेगा, क्योंकि गोली का आगे निकलना क्रिया बल होता है और बंदूक का पीछे की ओर आना प्रतिक्रिया बल होता है। तो पीछे की ओर जो झटका लगा तो क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, और प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हाथ पीछे आया और बंदूक घूम के सीधे दूल्हे के मुंह में लगी, और दूल्हा घोड़ी की जगह कहाँ पहुंचा? एम्बुलेंस में, और सीधा अस्पताल में। तो ऐसे बहुत सारे केस आपको आते हैं। तो आप जब भी घोड़ी पर बैठो, आपकी शादी हो, तो फूफा जी को बंदूक हाथ में मत देना, नहीं दिक्कत में आ जाओगे। ठीक है? कोई व्यक्ति को, क्योंकि बंदूक तो आपने देखा होगा जब चलाते हैं ना सैनिक, तो यहाँ रख के चलाते हैं। पुलिस वाले भी चलाते नहीं है वैसे तो, लेकिन यहाँ रख के चलाते हैं ताकि उसका प्रतिघाती वेग को वो झेल सकें, क्रिया की प्रतिक्रिया को वो झेल सकें। ठीक है? इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो ऐसे अगर कोई भी एग्जाम्पल अगर पेपर में पूछे तो अब आप लोग आराम से बता पाओगे कि भाई न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बताता है, सेकंड लॉ क्या बताता है, थर्ड लॉ क्या बताता है, ये आप सब बता दोगे। अब देखना कुछ समीकरण दिए गए हैं, कुछ समीकरण गति के नियम न्यूटन ने दिए हैं। अब गति के समीकरण किसने दिए? तो गति के समीकरण गैलीलियो ने दिए हैं। किसने दिए? गैलीलियो ने दिए हैं। इतना क्लियर हुआ? जल्दी से बताइए, पानी पीते हैं उसके बाद आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है? अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, गति के समीकरण देखने वाले हैं, क्योंकि यहां से पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। न्यूमेरिकल जब हम कल देखेंगे तो सारे के सारे न्यूमेरिकल बिल्कुल सरल होंगे, अगर आपने आज का लेक्चर अच्छे से पढ़ा होगा तो। अब गति के समीकरण, तो पेपर में क्वेश्चन आएगा इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण। इन्हीं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गति के समीकरण को, समीकरण इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। किसने दिए? तो आप बोलोगे सर गति के समीकरण गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने दिए। गैलीलियो, दूरबीन की खोज भी की थी गैलीलियो, और गैलीलियो ने न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी दिया था, जड़त्व का नियम, गैलीलियो ने दिए या गैलीलियो ने प्रतिपादित किए। तो गति के समीकरण अलग चीज है और गति के नियम अलग चीज है। नियम न्यूटन ने दिए ना से नियम, और समीकरण किसने दिए? गैलीलियो ने। तो बताओ गैलीलियो ने गति के कितने समीकरण दिए? गैलीलियो ने गति के समीकरण दिए हैं, तो बताइए गैलीलियो ने गति के कितने समीकरण दिए हैं? जल्दी बताओ आप, क्योंकि पेपर में सीधे क्वेश्चन आते हैं। अब आजकल वो घुमा के पूछने लगा है, हर तरह से चीज़ें आने लगी हैं, और ये कोई भी आपको नहीं पढ़ाएगा, इसीलिए आप एक एक चीज़ को ध्यान से सुनना। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में है। चलिए सभी का आंसर आने लगा, 3 3 3 3, तो बिल्कुल सरल है। तो ये क्या करा इन्होंने? 3 नियम दिए। गति के कितने नियम समीकरण दिए? 3 नियम समीकरण दिए। तो पहला समीकरण क्या हो जाएगा? तो पहला समीकरण वेग को बताता है, गति को बताता है। तो v बराबर, यहां पर वेग आ जाएगा, v बराबर क्या हो जाएगा? तो v बराबर u,
u क्या जाएगा, प्रारंभिक वेग प्लस ए टी, याद रखना। तो पहला आपका समीकरण क्या हो जाएगा, b बराबर u प्लस टी। तो ये u क्या है, t क्या है, अभी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो ये नियम क्या बताता है सर, ये नियम क्या बताता है, तो ये नियम बताता है, कहाँ, ये पेन ले लेते हैं, सॉरी, ये नियम क्या बताता है, तो ये नियम गति एवं समय, या आप बोल दो सीधा वेग एवं समय के मध्य संबंध बताता है। वेग एवं समय के मध्य संबंध बताता है। वेग एवं, ये पेपर में पूछता है, वेग एवं समय के मध्य संबंध बताता है, मध्य संबंध बताता है। ये याद करना है समीकरण, कोई हंसी खेल नहीं है, नहीं तो आप बोलोगे यार ये तो छोड़ देंगे हम, छोड़ना मोड़ना कुछ नहीं है, पेपर में आता है। आप चाहे कोई भी एग्जाम दे दो, हर एग्जाम में आता है, इसलिए आप पूरा फोकस करना है, हमें इस बार एग्जाम निकालना है। तो v बराबर u प्लस ए टी, ये क्या होता है, वेग एवं समय के मध्य संबंध बताता है। तो सर u क्या है यहाँ पर, u आ जाएगा आपका प्रारंभिक वेग, u क्या आ जाएगा आपका प्रारंभिक वेग आ जाएगा, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग आ जाएगा, u आपका प्रारंभिक वेग आ जाएगा। ए क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर ए तो हम सब लोग जानते हैं, त्वरण आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। टी मतलब क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन निकल के आएंगे। और बी यहाँ पर आप बोल सकते हो अंतिम वेग, या फिर नॉर्मली वेग बोल सकते हो। तो यहाँ पर वेग बराबर, वेग अगर पेपर में क्वेश्चन दे दे कि भैया कोई वस्तु इतने इतने समय में इतने त्वरण से गतिमान है, तो बताइए उसकी गति कितनी होगी, तो आप तुरंत बता दोगे, या उसकी चाल कितनी होगी तो आप तुरंत बता दोगे। तो वो गति पूछ ले, वेग पूछ ले, चाल पूछ ले, तो आपका कौन सा नियम लगेगा, पहला समीकरण लगेगा। समीकरण फर्स्ट आपको क्लियर हुआ। हाँ ठीक है, इनके ग्राफ वाले क्वेश्चन भी अपन देख लेंगे, इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आएंगे तो अपन सारी चीजें देखेंगे, ध्यान देना, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। अब दूसरी चीज इंपॉर्टेंट चीज है, इसका दूसरा समीकरण कौन सा है। पहला तो अपन ने देख लिया, अब दूसरा समीकरण क्या बताता है, तो दूसरा समीकरण हमें दूरी बताता है। अगर पेपर में पूछ ले वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए, वहां पर आपसे वेग पूछेगा, चाल पूछेगा, कितनी चाल है, कितना वेग है। अब आपसे अगर पेपर में पूछे कितनी दूरी तय की गई है वस्तु के द्वारा, तो दूरी को हम किससे दर्शाएंगे, यहाँ पर s से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे, s बराबर, ध्यान से सुनना, s बराबर क्या आ जाएगा, ut प्लस प्रारंभिक वेग और समय आ जाएगा प्लस 1/2 a/t²। तो ये आपको याद रखना है, ध्यान सुनना, s क्या आ जाएगा, वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी। मैं अभी लिख दूंगा कौन सा क्या चीज आ जाएगा, ut प्लस 1/2 a/t²। ये क्या बताता है, तो ये वाला नियम बताता है वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति और समय के मध्य संबंध। ये सीधा लिख के दे देता है, वस्तु की स्थिति एवं समय के साथ संबंध, समय के साथ। ये रेलवे ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में तो अब सीधे सीधे उठा के रखेगा वो कहीं से भी, तो आपको तैयार रहना है। वस्तु की स्थिति एवं समय के मध्य संबंध बताता है, मध्य संबंध बताता है, संबंध बताता है। तो ये आपको याद रखना है कि भैया वस्तु की स्थिति एवं समय के मध्य संबंध कौन सा नियम समीकरण बताता है, तो द्वितीय समीकरण बताता है। तो अब द्वितीय समीकरण सर क्या ज्ञात करेगा, तो इसके द्वारा क्या ज्ञात किया जाएगा, इसके द्वारा हमें वेग ज्ञात करना पड़ेगा, वेग या चाल। ये क्या बताएगा, वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी। ये क्या बताएगा, वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बताने का काम करता है। और यहां पर सब वही का वही हो जाएगा, u क्या आ जाएगा, प्रारंभिक वेग, t क्या आ जाएगा, टाइम, समय, 1/2, a क्या आ जाएगा, त्वरण, और t मतलब टाइम, टाइम का स्क्वायर। ये बहुत पेपर में सीधा वो आपको पूरी चीजें दे देगा और आपसे पूछेगा वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए।
फॉर्मूला याद होना चाहिए, समीकरण याद होना चाहिए। आपसे वेग पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए v बराबर u प्लस at होता है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, चलिए बहुत बढ़िया, श्रीन जी ने इसके आगे का भी आंसर दे दिया। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम देखने वाले हैं तीसरा समीकरण, इसको थोड़ा सा ऊपर उठा रहा हूं मैं। अब हम क्या देखने वाले हैं, थर्ड, इसका तीसरा समीकरण। चलिए जल्दी से बताइए श्रीन जी, आपने आंसर दिया है तो ये तीसरा समीकरण क्या बताता है? पहला बता दिया वेग और समय के मध्य संबंध, दूसरा वस्तु की स्थिति और समय के मध्य संबंध। अब तीसरा क्या बताता है, किसके मध्य संबंध बताता है? पेपर में ऑप्शन में ऐसे लिख के देता है, और जब हमें नहीं आता ना तो ये बड़ा सा लगता है, इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया, जबकि कितना सरल क्वेश्चन है। तो आप देखने वाले हैं, चलिए अब यहां पर आपसे पूछ लिया जाएगा तीसरा, तो आप बोल दोगे यहां पर बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर u प्रारंभिक वेग u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, इतना देखना। अब इसको दूसरी एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। श्रीन जी ने तो ये बता दिया था कि भैया बी स्क्वायर अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग बराबर 2as, s वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगा। अब इसी को अगर हम आपसे v स्क्वायर पूछ ले तो इसको अगर आप इधर लेकर आ जाओगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ऐसे भी आप बता सकते हो। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हुआ क्या? चलिए सभी को दिखाई दे रहा है प्रॉपर? ओके ठीक है, हाँ लिख ही देता हूं। चलो ये एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, ऐसे भी हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ये क्या बताने का काम करता है, तो ये बताएगा कुछ भी नहीं है। अब ये वेग और वस्तु की स्थिति के मध्य संबंध बताता है। ये वस्तु की स्थिति और समय के साथ, ये वेग और वस्तु की स्थिति के साथ संबंध बताता है। वेग एवं वस्तु की स्थिति, कि वस्तु कहाँ है और कितने वेग से चल रही है। वेग एवं वस्तु की स्थिति के मध्य संबंध बताने का कार्य करता है, संबंध बताता है, संबंध बताता है। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, अंतिम वेग, बहुत बढ़िया। चलो इतना सभी को क्लियर हुआ? जल्दी बताइए, अब आप ये याद कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? बिल्कुल सरल सा है, ये आपके कॉपी में लिखना है आपको, क्योंकि कल मैं इनके पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस कराऊंगा। कल की क्लास जितना खिंचेगी उतनी खींच देंगे अपन, लेकिन इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। जैसे अपने फोर्स के करे थे, तो फोर्स के आप प्रैक्टिस करते रहना, नहीं तो पता चले कि आप सारे भूल जाओ। तो हर एक चीज को आप सिस्टमेटिक करते जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने ये गति के समीकरण देखिए, ये किसने दिए? गैलीलियो ने दिए। तो गैलीलियो के गति के समीकरण भी हो गए, गति के नियम भी देख लिए हमने। गति क्या होती है, चाल क्या होती है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, संवेग क्या होता है, ये भी हम देख चुके हैं। अब इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो जाएंगे तो हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम किस पर आ जाएंगे? इसके बाद हम एक बार और देख लेंगे द्रव्यमान और भार में अंतर, और उसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन कर लेंगे, द्रव्यमान और भार वाले। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण वाले के न्यूमेरिकल क्वेश्चन बचे हैं, उनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके सीधे दाव पर जाएंगे। दाव कंप्लीट करके हम नेक्स्ट चैप्टर पर कार्य, ऊर्जा और शक्ति पर चले जाएंगे। क्या इतना क्लियर हुआ? प्रैक्टिस कहां से करें? अब देखो, प्रैक्टिस करने के लिए आप नेट पर भी डाल सकते हो। नेट पर नॉर्मली आप डालोगे तो नेट पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आप ढूंढना चाहो, देखना चाहो वहां से, तो वहां से भी मिल जाएंगे। बाकी मैं तो प्रैक्टिस कर ही रहा हूँ सारी की सारी चीजें। कल क्वेश्चन आंसर्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा मैं, बहुत सारे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो उससे मिलते जुलते नेट पर आप सर्च करोगे तो आपको बहुत चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, ग्रेविटेशनल कब पढ़ा है? हाँ मैं वही बोल रहा हूँ श्रीन जी, ग्रेविटेशन अपन ने अभी बस थोड़ा सा समझा था कि ग्रेविटेशनल क्या होता है। तो अभी हम गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वीय त्वरण दोनों पढ़ेंगे, दोनों में अंतर देखेंगे और उनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। और वैसे मैंने रिकॉर्डेड क्लास में इससे पहले गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वीय त्वरण में दोनों में अंतर आपको बताया है, लेकिन एक बार और लाइव क्लास में मैं आपको बताऊंगा, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लें। ठीक है, वीक में एक दिन आप रिवीजन क्लास करवा दीजिए। बिल्कुल, अगर आप चाहोगे तो एक दिन वीक में अपन रिवीजन क्लास भी रख लिया करेंगे, जिसमें हमने जो भी पढ़ा है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो,
आप लोगों का भी थोड़ा दायित्व बनता है। अब आप बड़े हो चुके हो, टीचर बनने वाले हो, ध्यान देना, गवर्नमेंट अधिकारी बनने वाले हो, तो आपको भी थोड़ा सा घर पे रिवीजन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ताकि एकदम अगर पेपर की डेट आ गई तो आप तुरंत तैयार रह सको। जो मैंने ऑलरेडी क्लासेस डाल दी हैं उनको आप पढ़ो तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं। कल हम पूरे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, तो कल सभी लोग अच्छे से पूरा पढ़कर आना, ये सब चीजों को अच्छे देख कर आना। कल मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, आप किसी को दिक्कत नहीं है ना? ओके सर, चलिए बाय। रिजल्ट का देखिए, रिजल्ट का अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, जल्दी आ सकता है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, तो रिजल्ट आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जैसे ही रिजल्ट आएगा।